मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 17, जिसका नाम है, जो आपका चैप्टर नंबर 17 है, अपनी ज़बान का। ठीक है, इसका क्या नाम है, हमारे एक मशहूर साइंसदान। ठीक है, आज हम एक मशहूर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ के साइंटिस्ट थे, है ना, और उन्होंने कौन सी चीज़ की खोज की है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स थे वो हमने अपलोड कर दिए हैं। बाद के भी अब आपके 3-4 चैप्टर ही बचे, मेरे ख्याल में टोटल 20 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, तो अब आपके 1-2 चैप्टर जो भी बचे वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो का पैटर्न हमारा सेम ही रहता है कि पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर जो लिखने वाला काम है वो लिख के देखते हैं, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी उर्दू को अच्छा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक मशहूर साइंसदान। ठीक है, साइंसदान किसे कहते हैं, साइंटिस्ट को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 1905 में जब बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को मशरिक़ और मगरिब दो हिस्सों में बांटा, तो लोग बिलबिला उठे। ठीक है, क्या मतलब हुआ आपको पता है कि 1905 में ये जो अंग्रेज़ लोग थे, इन्होंने क्या करा था, आपके बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, मशरिक़ में और मगरिब में। ठीक है, ये कहा था कि यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा है, इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और इनका असली मकसद क्या था, अपना राज करना। ठीक है, तो इसलिए लोग क्या हुआ, बिलबिला उठे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के एक लड़के मेघनाथ साहा को जितना गुस्सा आया, शायद इतना और किसी को नहीं आया। ठीक है, अब कहते हैं मेघनाथ साहा जो एक बच्चा था, जो 12 साल का था, ठीक है, और स्कूल में पढ़ता था, तो जितना गुस्सा उसे आया शायद ही किसी को आया हो। ठीक है, बंगाल को एक करने की जद्दोजहद करने वाले इनकलाबी नौजवानों के जो जत्थे बन रहे थे, जत्थे मतलब ग्रुप, है ना, बन रहे थे, उनमें शामिल होने के लिए मेघनाथ की उम्र बहुत कम थी, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल के थे। ठीक है, तो 12 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो उसकी उम्र बहुत कम थी। ठीक है, उन ग्रुप्स में वो शामिल नहीं हो पाए। इसलिए उन्हें अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना था। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने गम और गुस्से को दिखाने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालना था। ठीक है, जिससे वो अपने गुस्से और गम का इजहार कर सके। उन्हें ऐसा मौका उस वक्त मिल सका जब ये ऐलान हुआ कि बंगाल का एक गवर्नर उनका स्कूल देखने आ रहा है। ठीक है, यानी ये कहा गया कि बंगाल का एक गवर्नर है, वो इनका स्कूल देखने आ रहा है। जैसे विजिटिंग पे आते हैं लोग, बड़े बड़े अफ़सर, जैसे अब आपके स्कूल में है ना, मनीष सिसोदिया जी आते हैं, या कहा जाता है गोपाल राय साहब आ रहे हैं, तो इस तरह से जो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे बंगाल के गवर्नर साहब भी आ रहे थे स्कूल देखने के लिए। इस सख्त ताकीद के बावजूद के गवर्नर के इस्तकबाल के लिए हर बच्चे को मौजूद होना चाहिए, साहा और उनके कुछ दोस्त इस दिन स्कूल नहीं आए। ठीक है, जिस दिन गवर्नर को आना था। ठीक है, अब उन्होंने अपने गुस्से का इजहार इस तरह से किया कि भाई ये कहा गया था कि सब बच्चों को स्कूल आना है, सबको उनका इस्तकबाल करना है, इस मतलब वेलकम करना है, राइट। तो सबको वहाँ मौजूद होना चाहिए था वेलकम के लिए। लेकिन जो साहा साहब थे वो और उनके जो दोस्त थे, वो उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली कि हम नहीं आएंगे। ठीक, क्योंकि हम उसका इस्तकबाल नहीं कर सकते जो हमारे देश को बांट रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले दिन साहा और उनके दोस्तों के नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिए गए, क्योंकि भाई जब कहा था कि सबको आना है, स्ट्रिक्ट पाबंदी वाली बात की गई थी कि सबको आना है, लेकिन ये नहीं आए थे, इसलिए इनका नाम क्या कर दिया गया, काट दिया, यानी एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। साहा को अपने दोस्तों से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन्हें उस वजीफे से भी हाथ धोना पड़ा जो उन्हें चंद महीने पहले मिलना शुरू हुआ था।
ठीक है। तो उस दौरान उन्हें कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलनी शुरू हुई होगी, तो उन्हें उससे भी क्या हुआ, हाथ धोना पड़ गया, यानी वो स्कॉलरशिप भी उन्हें क्या हो गई, बंद हो गई, राइट। आगे चलिए लिखते हैं, एक मशहूर और मारूफ साइंसदान बन जाने के बाद भी वतन परस्ती और कुर्बानी का ये जज्बा उनमें मौजूद रहा। यहाँ तक देखिए बात बचपन की ख़त्म हो गई, स्कूल से निकाल दिए गए, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया होगा, पढ़ाई शुरू कर दी होगी, फिर वो हो गए, बड़े होकर क्या बने, साइंसदान बने, यानी साइंटिस्ट बने, ठीक है। अब यहाँ से जो कहानी है वो बड़ेपन की शुरू हो चुकी है कि एक मशहूर और मारूफ साइंसदान बन जाने के बाद भी उनके दिल में वतन परस्ती यानी वतन के लिए जो मोहब्बत थी, वतन के लिए जो कुर्बानी का जज्बा था कि अगर हमसे कोई वतन के नाम पे जान मांग ले तो जान हाजिर है, ठीक है, वो उनमें मौजूद रहा। वतन से मोहब्बत ने उन्हें कौम के मामार भी बना दिया, ठीक है। अब कौम के लिए भी वो बहुत वफादार हो गए, ठीक है। लिखते हैं, उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में ना सिर्फ साइंस का मर्तबा ऊंचा करने की कोशिश की, बल्कि वो गरीबों की भलाई के लिए भी काम करते रहे, ठीक है बात, यानी सिर्फ उन्होंने साइंस को ही फ़रोग नहीं दिया बल्कि गरीबों के लिए भी बहुत सारे काम किए। साहा 6 अक्टूबर 1893 को सेवार ताली ज़िला ढाका में पैदा हुए, जो अब बांग्लादेश में है, ठीक है। यानी इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। उनके वालिद की एक मामूली सी परचून की दुकान थी। परचून की दुकान समझते हैं आप, जिसमें आटा, चीनी, चाय पत्ती, है ना, शैम्पू, सब चीज़ें मिलती हैं, जिससे घर का खर्चा मुश्किल से निकलता था। वो इसलिए वो चाहते थे कि उनका पांचवा बच्चा मेघनाद बचपन से ही घर के लिए कुछ कमाना शुरू कर दे। अब आपको बात समझ में आई कि मेघनाद जो है वो अपने वालिद के पांचवें बेटे थे। कौन से बेटे थे, पांचवें, ठीक है। और उनके पापा ये चाहते थे कि भाई घर में पैसे तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो जो मेघनाद है ये भी क्या करना शुरू कर दें, कमाना शुरू कर दें बचपन से ही। लेकिन मेघनाद के उस्तादों ने इसरार किया कि वो मेघनाद को तालीम ज़रूर दिलाए, क्योंकि वो बहुत होनहार और ज़हीन तालिब इल्म थे, ठीक है। यानी उनके टीचर्स ने ये बात बोली उनके वालिद साहब से कि भाई साहब आप एक काम करें, मेरी अगर माने तो इस बच्चे को ना काम पे ना बैठा लें, पढ़ाई करवाएं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चा बहुत होनहार है। आखिर गांव से 11 मील दूर एक बोर्डिंग स्कूल में उन्हें दाखिल करा दिया गया, ठीक है। गांव से 11 किलोमीटर दूर था एक बोर्डिंग स्कूल, वहाँ उन्हें भेजा गया कि अब तुम यहाँ रहो और पढ़ाई करो। लिखते हैं, कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद साहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से साइंस कॉलेज में फिज़िक्स के लेक्चरार हो गया। अब उनकी जब तालीम कंप्लीट होगी तो वो फिज़िक्स के प्रोफेसर बन गए ना, लेक्चरार बन गए। देखिए वैसे लेक्चरार और प्रोफेसर इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप ये समझिए कि हाँ लेक्चरार को एक तरह से प्रोफेसर ही होता है लेक्चरार भी, ठीक है। लिखते हैं यहाँ, उन्होंने फ़िज़िक्स के मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें पढ़ी और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया भी, ठीक है। यानी उन्होंने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा कि फ़िज़िक्स क्या है, कैसी है, और लोगों को भी पढ़ाया, नहीं वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनको भी पढ़ाया। पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर नोट्स तैयार करते हुए उनके सामने एस्ट्रोफिज़िक्स, ठीक है, का एक मसला आया। एस्ट्रोफिज़िक्स वही वाली चीज़ ना जो आपके तारे वगैरह को लिखते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वाला ही है ना एस्ट्रोफिज़िक्स, ठीक है। तो लिखते हैं इसी मसले को हल करने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो गए, ठीक है। एस्ट्रोफिज़िक्स सितारों की नौइयत, उनकी गर्मी, उनकी अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर वो बने हैं वगैरह का मुताला करती है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्लियर हो गई कि एस्ट्रोफिज़िक्स किसे कहा जाता है, जिसमें ये पता चले कि तारे क्या हैं, कैसे बने हैं, उनकी गर्मी क्या है, उनके अंदर की बनावट कैसी है ना, ये सारी चीज़ें। साहा की उम्र उस वक्त मुश्किल से 25 साल की थी, यानी जिस वक्त उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में पढ़ के उनके जो मामलात थे उनको हल किया है, उस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे, ठीक है। साइंसी दुनिया ने उनके काम को बहुत सराहा, ठीक है। यानी उन्होंने जो काम अंजाम दिया था उसकी बहुत वाहवाही हुई, हर तरफ उसका ही चर्चा था कि वाह कितना अच्छा काम किया है। साहा एक सामाजिक कारकुन भी थे, ठीक है, यानी समाज का काम करने वाले भी थे,
ठीक, उन्होंने खुद भी गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए उन्हें मुल्क के गरीब लोगों का हमेशा ध्यान रहता था। ठीक है, यानी उन्होंने खुद बहुत गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए उनको जो है गरीबी का ध्यान रहता था। जब मुल्क तकसीम हुआ और मशरक़ी बंगाल से लोग भाग भाग कर इधर आने लगे, तो उनको आबाद कराने में शाह ने बहुत काम किए। ठीक है, तो कहते हैं कि जब ये जो आपका तक़सीम मुल्क हुआ, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, तो मशरक़ी बंगाल में लोग जाने लगे, तो उन्हें आबाद कराना, उनका ख़र्चा, ये सब वो उठाते थे। ठीक है, आगे लिखते हैं, बचपन में अपने इलाके के सैलाब ज़दा लोगों को राहत पहुंचाने के काम में भी शरीक रहना भी उन्हें हमेशा याद रहा। यानी कि जब सैलाब वगैरह आती थी, बाढ़ वगैरह आ जाता था, तो वो क्या करते थे, जो लोग ऐसे होते थे जो उस बाढ़ में या सैलाब में क्या हो गए हैं, बह गए हैं या फंस गए हैं, तो उनको निकालना, उनको बचाना, ये सारे काम भी वो करते थे। ठीक है, उन्होंने गौर किया कि सैलाब क्यों और कैसे आते हैं और इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इसीलिए बहुत से दरियाओं की वादियों के बारे में उन्होंने कई मंसूबे तजवीज़ किए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि हम किस तरह से ये जो बाढ़ वगैरह आती है इसको रोक सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, 16 फरवरी 1956 को उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, उनका इंतकाल कब हुआ है? 16 फरवरी 1956। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपका अगला देखिए, यहाँ पे मायने याद कीजिए। मैं हर चैप्टर में ये बात आप लोग को रिपीट करती हूँ कि बेटा आप लोग की उर्दू बहुत हार्ड है, और जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी उर्दू आपकी मज़ीद हार्ड होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग लफ्ज़ मायने याद कीजिए। जितने ज़्यादा अल्फाज मायने आपको याद होंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी उर्दू में पकड़ अच्छी होती जाएगी। ठीक है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप उर्दू के तालिबे इल्म तो होंगे, लेकिन आपको उर्दू नहीं आती होगी। ठीक है, तो मेरी बात को याद रखिए, जो ये लफ्ज़ मायने आपके आते हैं इनको याद कीजिए और रोज़मर्रा में भी इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा, बरतानवी हुकूमत यानी अंग्रेज़ी हुकूमत। ठीक है, बिलबिला उठना यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। जत्था जत्था की जमा है यानी ग्रुप, जो ग्रुप बनते हैं। इजहार मतलब जाहिर करना, इख्तियार करना यानी अपना लेना। गवर्नर किसे कहते हैं? सूबे का सबसे बड़ा हाकिम जो होता है गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद देखिए ताकीद। ताकीद मतलब होता है किसी बात को मान लेना। ठीक है, बार बार कहना कि देखो इस चीज़ की ताकीद रखना। ठीक है, वजीफ़ा स्कॉलरशिप को कहा जाता है। इसके बाद कीमत चुकाना मतलब एक तरह से होता है नुकसान बर्दाश्त करना, कि जो तुमने किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, है ना? डायलॉग बोलते हैं ना मूवी में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो तुमने किया है इसका बदला तुमसे लिया जाएगा। ठीक है, हाथ धोना मतलब किसी चीज़ से महरूम हो जाना। वतन परस्ती कहते हैं अपने वतन से मोहब्बत करना। ठीक है, मामार मतलब होता है तामीर करने वाला, जो किसी चीज़ को बनाए। ठीक है, इसके बाद देखिए परचून की दुकान होता है, यानी आम ज़रूरत की जो दुकानें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चीनी, चाय पत्ती, आटा, दाल, ये सारी चीज़ें जिस पे मिलती हैं। ठीक है, किराने की, जिसे जनरल स्टोर कहते हैं, राइट। अब यहाँ लिखिए होनहार यानी अक्लमंद। इसरार करना यानी किसी बात पर जोर देना। बोर्डिंग स्कूल यानी वो स्कूल जहाँ पे बच्चों का रहना खाना सब कुछ होता है, लाइक हॉस्टल टाइप का, राइट। आगे चलिए देखिए, लिखते हैं मौज़ूआत यानी मौजू की जमा, यानी किसी टॉपिक पे जिस पे हम बात करें। मसला कहते हैं परेशानी को, नौयत होती है किस्म, सराहना होता है किसी चीज़ को पसंद करना। ठीक है, इसके बाद समाजी कारकुन कहते हैं जो इंसान समाज की भलाई के लिए काम करे। सामाजिक कारकुन, कारकुन मतलब काम करने वाला, समाज के लिए काम करने वाला। ठीक है, तो अच्छा ही काम करेगा। अब यहाँ तकसीम मतलब बंटवारा। सैलाब ज़दा, सैलाब ज़दा यानी सैलाब का मारा हुआ है, जब आपकी फ्लड वगैरह आ जाते हैं ना, बाढ़ वगैरह, उसको कहा जाता है। मंसूबा यानी प्लानिंग करना या किसी चीज़ का खाका बनाना। अब देखिए बेटा, ये आपके कुछ सवाल जवाब दिए गए, 9 सवाल हैं, फिर जुमलों में इस्तेमाल है, वाहिद जमा को अलग करना है और मुतज़ाद अल्फाज है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जल्दी से आंसर शीट पे देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसके सवाल जवाब आप देख सकते हैं यहाँ से।
पहला सवाल लिखा है, बंगाल को बर्तानी हुकूमत ने कब और कितने हिस्सों में तकसीम किया था? तो आपको पता है उसको 1905 में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, है ना, मशरक़ी और मगरिबी। अगला सवाल देखिए, लिखा है, अंग्रेज़ गवर्नर की आमद पर मेघनाथ साहा और उनके दोस्तों ने अपने गुस्से का इज़हार किस तरह से किया था? तो आपको पता है उन्होंने अपने गम और गुस्से का इज़हार ये किया था कि सख्त ताकीद की गई थी कि भाई स्कूल आना है, और उसके बावजूद दोनों सब मतलब जितने भी ग्रुप में वो लोग थे वो स्कूल नहीं आए थे। ठीक है। अगला सवाल लिखते हैं कि मेघनाथ साहा का वजीफ़ा क्यों बंद हो गया था? क्योंकि स्कूल के रजिस्टर से उनका नाम काट दिया गया था, है ना। स्कूल के थ्रू उन्हें वजीफ़ा मिल रहा था, और जब उन्होंने गवर्नर का कहते हैं ना अपोज़ किया उन्हें कि नहीं जाएंगे हम, है ना, बाइकआउट किया लाइक, तो इस वजह से उनको वो मिलना बंद हो गया था। आगे चलते हैं तो देखिए लिखते हैं कि मेघनाथ साहा के वालिद उन्हें क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? तो उसका रीज़न ये था कि वो अपने बाप की मतलब अपने वालिद की 5वीं औलाद थे। ठीक है। तो और उनके जो वालिद साहब थे वो परचून की दुकान थी उनकी, है ना, तो उनका खर्चा वर्चा चलता नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि उनका जो 5वां बेटा है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम धंधे पे लग जाए और पैसे कमाना शुरू कर दे। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल लिखते हैं कि मेघनाथ सहाय का नाम दुनिया भर में किस वजह से मशहूर हुआ? तो उन्होंने आपका जो एस्ट्रोफिज़िक्स होता है उसका जो मसला था उसे हल किया था, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया में जाने गए थे। अगला सवाल देखिए लिखते हैं कि मेघनाथ सहाय के उस्तादों ने उनकी तालीम के लिए क्या वजह बताई थी कि भाई उनकी तालीम को जारी रखना है? तो बताया था कि वो बहुत होनहार और ज़हीन तालिब इल्म है। ठीक है। देखिए आपको आंसर पूरा प्रॉपर वे में फ्रेम करना है, ये सब लेकिन क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने वही आंसर आपको बताया जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो मेन आंसर है। ठीक है। बाकी तो आपको क्वेश्चन वगैरह से मिल जाता है। अगला सवाल देखिए, लिखे तालीम मुकम्मल करने के बाद मेघनाथ साहा फिज़िक्स के लेक्चरर कहाँ मुकर्रर हुए थे? तो आपको पता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में वो फिज़िक्स के लेक्चरर मुकर्रर हुए थे। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है एस्ट्रोफिज़िक्स में किन किन चीज़ों का मुताला किया जाता है? तो एस्ट्रोफिज़िक्स में जो सितारे हैं उनकी नौइयत के कैसे बने हैं, उनकी अंदरूनी बनावट क्या है, वो मतलब उनके अंदर गर्मी है क्यों है ना, और उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं वगैरह, इन सब का ही मुताला किया जाता है। बस कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से एक तरह से तारों का इल्म है। ठीक है ना। आगे देखिए लिखते हैं, साइंस के मैदान में काम करने के अलावा मेघनाथ साहब ने और क्या क्या अहम काम किए हैं? तो उन्होंने गरीबों की मदद की है, मुल्क के तकसीम के वक्त भी लोगों की मदद की है ना, सैलाब वगैरह आ जाता था तो उस वक्त भी लोगों की हेल्प करते थे वो। तो उन्होंने इस तरह से बहुत सारे काम किए हैं, आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके जुमले आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ जुमले मैंने बना दिए हैं, वतन परस्ती, है ना, होनहार, मसला, नौइयत, मौजू, मंसूबा, तो ये मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कोशिश कीजिए, अपने आप बनाइए, बेहतर रहता है। ठीक है। और आपको पता है जुमले बनाने का मतलब ये होता है कि भाई जो ये लफ्ज़ है ये लफ्ज़ उसके अंदर उस पूरे जुमले में आना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर तो देखिए यहाँ लिखा है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। इधर सारे आपके क्वेश्चन है, इधर हमारे आंसर हैं। ठीक है। तो अब देखिए हुकूमत ये वाहिद है, इसका हमने जमा बना दिया हुकूमतें। हिस्सों ये आपका जमा है, इसका हमने वाहिद बना दिया हिस्सा। ठीक है। मवाक़े, मवाक़े क्या है आपका जमा है, तो हमने क्या बना दिया मौक़े। ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्त, दोस्त क्या है वाहिद, तो हमने क्या बना दिया दोस्तों। ठीक है। कीमतें, कीमतें क्या है जमा, तो हमने क्या बना दिया कीमत। कुर्बानी, कुर्बानी क्या है वाहिद, तो हमने क्या बना दिया कुर्बानियाँ। अक़वाम, अक़वाम क्या है जमा, तो हमने क्या बना दिया कौम। उस्तादों, उस्तादों भी क्या है जमा, तो हमने क्या बना दिया उस्ताद। ठीक है। तो इस तरह से जो वाहिद थे उनके हमने जमा और जो जमा थे उनके हमने वाहिद बना दिए हैं। अब आप लोग कर लीजिएगा। अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है नौजवान, तो देखिए नौजवान का बूढ़ा भी हो सकता है और कमज़ोर भी हो सकता है, जो आपको सही लगे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। दोस्त का क्या हो जाएगा दुश्मन, आज़ाद का क्या हो जाएगा ग़ुलाम, भलाई का क्या हो जाएगा बुराई, मोहब्बत का नफ़रत, अदूनी का बाहरी, और गर्मी का सर्दी। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आपका जो मतलब जो आपका लिखने वाला कॉपी वर्क है ये हमने कर लिया है। अब बचा हुआ बुक वर्क देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गौर करने की बात आपको दी है, इनक़िलाब के लफ्ज़ी माने हैं बहुत बड़ी तब्दीली या किसी चीज़ का पूरी तरह बदलना। ठीक है। इनक़िलाबी वो शख्स कहलाता है जो इनक़िलाब लाने में ज़ोर और शोर के साथ शरीक होता है। ठीक है।
इसीलिए हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की जद्दोजहद में जो लोग पूरी ताकत के साथ शरीक थे और हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे, उन्हें इनकलाबी कहा जाता है। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक गलती है एनसीईआरटी की, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप लोग फ्यूचर में ऐसा ना करें। देखिए, जब हम लोग और लिखते हैं ना, ये आप लोग को इंग्लिश में पता भी होगा अगर आपके टीचर्स ने बताया है। अगर हम कभी भी एंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एंड। या हिंदी में लिखते हैं और, ठीक है, या आपका उर्दू में लिखते हैं और, ठीक है, तो यानी ये क्या कर रहा है? ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। तो चाहे पहला सेंटेंस ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो, तब भी इंग्लिश में हम फुल स्टॉप, या फिर हिंदी में ये पूर्ण विराम, या उर्दू में ये इस तरह से खात्मिया का सिंबल नहीं लगाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो सिंबल लगा हुआ है ये गलत है, ठीक। हाँ, इस सिचुएशन में हम लोग कॉमा ज़रूर लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके जैसे यहाँ देखिए कॉमा लगा हुआ है ना, इस तरह से। वैसे और के साथ किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना किसी कॉमे की, ना फुल स्टॉप की, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ अब तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे पहले के सारे चैप्टर आपने देख लिए होंगे, बाकी के भी चैप्टर मैं अपलोड कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी आप लोगों को कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं सिर्फ 6 क्लास को नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना, बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो हो सकता है आपके काम की ना हो, तो चाहे आप बेल आइकन को प्रेस ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए, मैं आपको सारे सॉल्यूशन साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। एज अ टीचर मुझे भी इरिटेशन होती है कि भाई जब हमारे काम की वीडियो नहीं है तो हमें क्यों मिल रहा है उसका नोटिफिकेशन, है ना। तो इसलिए ये है कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें। थोड़ा कभी कदार मसरूफियत हो जाती है तो वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पाती हैं, बाकी जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है या मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं आप लोग की वीडियोस बना देती हूँ, है ना। क्योंकि जो वीडियो आपको ये आधे घंटे की या 20 मिनट की दिखती है, ये इसे बनाने में मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। इससे हमारा ही हौसला अफजाई होता है कि हाँ भाई, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, वीडियोज़ उन्हें अच्छी लग रही हैं, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।